हवा के संग बहती सी नदी की धार है कविता। श्रृंगार करूं कहूँ या विरह भाव में कविता का ही दर्पण हूँ। याद उनकी जब आती है विरह गीत बन जाता है। कलयुग के कलिमल हरन शुभ प्रभाव राघव चरण। मैं रण चंडी बन जाऊंगी भारत माँ के धूल को अपने माथे पर लगाकर। इश्क की भावना गई हिचकियों में सजन की सदा गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास सीरीज लेखक और लेखनी में। आज जो हमारी गेस्ट हैं उनका परिचय मैं एक कविता के माध्यम से ही करना चाहूँगी। श्रृंगार लिखूं या विरह भाव, मैं कविता का ही दर्पण हूँ। मैं नेह ग्रंथ की पुस्तक हूँ, रचना को पूर्ण समर्पण हूँ। हमारी जो गेस्ट हैं उनके जीवन के रंग, उनका नाम और उनकी पहचान इस कविता को पूरी तरह से चरितार्थ करती हैं। उनकी लिखी ये कविता भी है। तो मैं आपको मिलवाती हूँ हमारी आज की गेस्ट कवित्री और गजल गायिका कविता बिष्ट जी से। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार अलका जी, बहुत आभार आपका मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। आपने कविताएं, गजल, गीत सभी लिखे, कैसे इस यात्रा की शुरुआत हुई? जी, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ, कहती हूँ कि हे माँ, तेरा स्मरण मात्र ही एक अद्भुत छंद है। जग में उज्जवल नाम तेरा, न आदि न अंत है। देवभूमि को नमन करती हूँ। देवभूमि से अपनी साहित्यिक यात्रा मैंने शुरू की है, तो कहती हूँ कि प्रकृति की बेटी हूँ, शब्द साहित्य संचय मेरा। ऐसा प्रांत जहाँ संस्कारों का होता क्रमचय सवेरा। साहित्य, संस्कृति और संस्कार का गढ़ है मेरा दून। साहित्य, संस्कृति और संस्कार का गढ़ है मेरा दून। कविता को सार्थक करती देवभूमि ही परिचय मेरा। देवभूमि ही परिचय मेरा। बहुत खूब जी। तो कैसे आपने ये शुरुआत की लिखने की? जब आपने लेखन शुरू किया, कब से आप लिख रही हैं? मैं ये लेखन तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही मुझे बहुत शौक़ था पढ़ने का, और हिंदी में मुझे काफ़ी रुझान था मेरा। जो भी मैं स्कूल में कुछ भी हिंदी का गद्य या पद्य पढ़ती थी, उसको घर पे आके उसके शीर्षक को लिखती थी और उसमें बहुत सारा मैं लिख लेती थी। तो मुझे ये पता नहीं था कि मैं कविताएँ लिखती हूँ, अपने मन के उद्गार में लिखती थी। और ये बचपन से शौक़ रहा, क्योंकि मेरे पिताजी भी काफ़ी अच्छा उनका लेखन था, उनकी शैली बहुत अच्छी थी, वो सामाजिक कार्यकर्ता थे। पर हमारा कविताओं से तो ऐसा संबंध नहीं था कि हमारे घर पे कोई कविता लिखता है या कहानी लिखता है, लेकिन लिखते बहुत थे, सभी लोग पढ़ते और लिखते थे। जी। तो पिताजी से प्रेरणा मिली आपको लिखने की? जी हाँ, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी बिरला कॉलेज नैनीताल के पढ़े हुए थे, और गांव के उस क्षेत्र में वही एक ऐसे इंसान थे कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और उनका कार्य था कि वो बहुत गरीबों की सेवा करते थे और समाज में अच्छे कार्य करते थे। किसी की पेंशन लगानी, किसी की नौकरी लगानी, सड़क बनवानी है, ऐसे काम करते थे। तो उनकी लिखने की शैली थी, तो वो मुझे लिखने के लिए दिया करते थे। तो मैं उनकी बहुत सारी चीज़ें लिखती थी, तो मैं प्रभावित होती थी उनके लेखन से। वहीं से मैंने अपनी लेखन की शुरुआत की थी, लेकिन कविताओं के रूप में नहीं, एक गद्य के रूप में मैं बहुत कुछ लिखती थी। बाद में मैंने कविताएँ भी लिखनी शुरू करी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। जी। आपको ये नहीं पता था कि आप जो इतना खूबसूरत लिख रही हैं लाइनें, ये कविता ही हैं? जी, मुझे ऐसा लगता था कि सभी लोग लिखते हैं, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे भाई भी लिखते थे, पिताजी भी लिखते थे, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो अपने मन के उद्गार लिख रही हूँ, तो हो सकता है सारे लोग तो ऐसा लिखते हैं, तो ये कोई खास तो है नहीं। तो कब ये आपको लगा कि जो मैंने लिखा है ये इतना महत्वपूर्ण है, या ये कविताएं हैं? जैसे कि आपने बताया कि आपको पता नहीं था उस समय पे कि ये कविताएं हैं, तो कब आपको लगा कि ये मैंने मतलब इतनी अच्छी किताब के रूप में मैं इसको लिख सकती हूँ? जी, अच्छा आपने पूछा है कि मेरी एक स्थिति परिस्थिति ऐसी आई कि मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया। तो उस वक्त मैं 17-18 साल की थी।
तो मैंने बहुत लिखा, अपनी पीड़ा लिखी, अपने मन के उद्गार लिखे। उसके बाद जो मेरी पढ़ाई हुई आगे की, तो उसमें भी मैंने लेखन अपना बंद नहीं किया, लिखती रही। लेकिन ये बात मुझे मेरी शादी के बाद मेरे पतिदेव को पता चली कि मैं अच्छा लिख सकती हूँ, और वहीं से फिर मैंने अपनी शुरुआत करी लेखन की। उसको एक डायरी का रूप दिया, उसको एक किताब का रूप देना चाहा, तो वहीं से मेरा ये शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपके पति ने आपको राह दिखाई कि आप साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बना सकती हैं। जी अवश्य, मेरे पति ही मेरे प्रेरणा रहे हैं और मेरे पिताजी मेरे प्रेरणा रहे हैं। प्रथम तो मेरे पिताजी मेरी प्रेरणा रहे हैं, और बाद में मेरे पति ने मेरे शैली को पहचाना, मेरे इस कार्य को पहचाना, और उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया, और आज तक भी वो मेरे इस कार्य के लिए साथ में रहते हैं। कोई भी कविता होती है, कोई कहानी होती है, कोई गज़ल होती है, तो सबसे पहले मेरे पति और मेरे बच्चे ही उसे सुनते हैं, फिर मैं उसे आगे प्रेषित करती हूँ। आप कई विषयों पर लिखती हैं। आपने अभी माँ का जिक्र किया, जब आपकी माँ का देहांत हुआ उस वक्त आपने काफ़ी कविताएं लिखी, तो माँ के ऊपर ही कुछ हमें सुना दीजिए। जी जरूर। मेरी माता भी मेरी प्रेरणा रही है। मेरी माता उस वक्त की बहुत पढ़ी लिखी एक संभ्रांत परिवार की महिला थी। उनकी पढ़ाई में बहुत रुझान था। वो अमर उजाला उस ज़माने में पढ़ती थी और बहुत सारी पत्रिकाएं पढ़ती थी। तो माँ मेरे दिल पे हमेशा बसती हुई है। एक छंद मैं आप लोगों को माँ के ऊपर सुनाती हूँ कि कहती हूँ कि मातु का निस्वार्थ प्यारे, ममता भरा दुलारे, सभी अंश पूजनीय गुणी अवतारी है। सद्गुणों का भंडार और बसा है संस्कार, पुष्प खिले भांति भांति नेह फुलवारी है। मन में यादें हजार, जीवन दिया सवार, मृदुभाषी वाणी संग माँ अमी धारी है। आपकी चरण रज कविता होती सहज, नीह स्वार्थी करती प्यारे, मात गुणकारी है, मात गुणकारी है। तो माता तो गुणकारी होती ही है, सभी के जीवन में माता गुणकारी होती है। तो यही उद्गार मेरे भी निकल जाते हैं। आपने अभी अपनी कविता में नेह का जिक्र किया। मैंने आपकी कई कविताएं देखी हैं, उसमें आपने अपना नाम कविता बिष्ट नेह की संज्ञा दी है। तो ये मतलब कैसे आपने चुन लिया? जी, ये भी एक रोचक बात है कि मेरी बेटी डॉक्टर है, MD वो कर रही है अभी, तो उसका नाम नेहा है। तो वो मुझे बोलने लगी कि माँ मम्मी आपने मेरा नाम थोड़ा पुराना रख लिया। तो मैंने कहा बेटी मैंने आपका पुराना नहीं, मैं इसको बहुत नया करके रखूँगी। और नेहा नाम भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, और नेहा तो प्यार का प्रतीक है ही। तो मैंने वहाँ से उस नाम को चुना अपनी बेटी के नाम से। तो मैंने अपना नाम कविता बिष्ट नेह रखा। और तो फिर मेरी 2 बेटियां हैं, तो बेटियों के लिए तो मेरे उद्गार निकलते हैं, तो उनके लिए भी 4 पंक्तियां मैं रखती हूँ। हमारे लिए जान से प्यारी है ये बेटियां, सारे जग की राज दुलारी है ये बेटियां, वेदों की ऋचाएं और भक्तों की है प्रार्थना, आगने की तुलसी सी प्यारी है ये बेटियां, हमारे लिए जान से प्यारी है ये बेटियां। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे लिए वो जान से प्यारी हैं। देश की सारी बेटियों के लिए मैंने ये अपनी पंक्तियां समर्पित की हैं। आपको सपोर्ट मिला, हस्बैंड का मिला, फादर का मिला, लेकिन जिस जगह से आप आती हैं, छोटा गांव है चमोली से आगे ग्वालदम, तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि महिला के नाते, क्योंकि उस वक्त तो जब आपने लिखना शुरू किया तब तो होता था कि उस समय पर साहित्यकार नहीं होते इतने, या लोगों को लगता था कि कविताएं लिख रही है या क्या है, शायरी लिख रही है, लोग तो ये भी समझ लेते थे। तो किस तरह के चैलेंजेस आपको लगे जब आपने लिखना शुरू किया? जब मैं पहले लिखती थी तो वो अपने मन के उद्गार होते थे और अपनी मन की पीड़ा होती थी, जिसे हम लोग किताब पे डायरियाँ भरते थे और बहुत अच्छा महसूस करते थे। लेकिन अब जब मैंने लिखना शुरू किया, एक प्लेटफॉर्म मिला, एक मंच मिले हमें, तो वहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस आए, क्योंकि जो हम छंद मुक्त हम लोग कविताएं लिखते हैं वो बहुत हद तक बहुत अच्छी होती हैं, उनमें भावनाएं होती हैं, उनमें उद्गार होते हैं, उनमें अच्छे शब्द संयोजन होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम छंदों से हमारी जो पौराणिक जो हमारी कवि लोग हमारे छोड़ के गए हैं, छंद छोड़ के गए हैं, और तुलसीदास ने हमारे छंद लिखे हैं, कालिदास ने हमारे छंद लिखे हैं, उन छंद कहीं ना कहीं भूल रहे थे। तो उन छंदों को मैंने
सोचा कि मैं क्यों ना इन छंदों पर काम करूं जो हमारी पौराणिक धरोहर हैं। तो अभी 2023 में छंद महालय एक ऑनलाइन पटल है जिसमें 8 मंच चलते हैं। उसके संस्थापक हैं हमारे गुरुदेव डॉक्टर रामनाथ साहू ननकी जी, जिनकी छत्र छाया में, जिनके संचालन में बहुत अच्छा वहाँ पर छंद सिखाया जाता है। मैंने पूरे 1 साल वहाँ पर छंद सीखा और बहुत अच्छे से उसको परिमार्जित किया गया। उसके बाद अभी मैं उन्हीं पटलों पर छंद गुरु के रूप में कार्यरत हूँ और मेरी छंदों पर अभी 4 किताबें आने वाली हैं, 1 कहानी पर आने वाली, मेरी 5 पुस्तक अभी आने वाली हैं। तो ये छंदों पर ही आधारित रहेंगी। मेरी जो ये पहली पुस्तक है प्रेम कलश, ये प्रेम का ही कलश है। मेरे मन के उद्गार, मेरे मन की पीड़ा, मेरे मन के भाव इसमें समाहित हैं। और ये भी इसमें मेरे गीत भी हैं जिनको मैं गुनगुनाती हूँ अक्सर। तो कुछ सुना? तो मैं, हाँ जी, अपनी कविता लिखती हूँ तो कुछ कविताओं के लिए भी कहती हूँ। बहारों की तरह सजती हुई उपहार है कविता, हवा के संग बहती सी नदी की धार है कविता। खिली हो बालियां मधुमासी बन आती निकुंजों में, गुलाबों की तरह सजती गले का हार है कविता, गुलाबों की तरह महके गले का हार है कविता। और कविता क्या है? कभी बेटी बनी चंचल मधुर झनकार है कविता, कभी माँ के रगों में भावना की तार है कविता। वतन के प्रेम में रंगी कभी इतिहास में खोई, वतन के प्रेम में रंगी कभी इतिहास में खोई। शहीदों पर लिखा पैगाम का अभिसार है कविता, शहीदों पर पढ़ा पैगाम का अभिसार है कविता। तो ये मेरे मन के उद्गार हैं। तो इन्हीं पे मैं कविता पे ही जीती हूँ और मैं कविता, जो ये रचनाएं हैं, जो ये गज़ल गीत हैं, इन्हीं पे मैं अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहती हूँ। बिल्कुल। और आपके नाम की तरह ही बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ थी। कविताएं लिखती हैं आप, गाती भी हैं, लेकिन मंच आपने जब चुना तो आपको कैसा लगा? पहली बार जब आप मंच पे गए अपनी कविता को सुनाने के लिए, तो कैसा अनुभव था वो? पहला अनुभव तो बहुत अच्छा होता है और काफ़ी डर भरा भी होता है, क्योंकि पहली बार हम मंच पे चढ़ते हैं और एक माइक को हमारे हाथ में रहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या होगा, कैसे हम बोल पाएंगे। लेकिन जब हमारे मन के अंदर ही हमारी संवेदनाएं जागती हैं, जो एक रूप लेती हैं शब्दों का, जो एक श्रृंगार बन जाता है, तो वो सहज हो जाता है। जैसे मैं श्रृंगार लिखती हूँ तो मैं मंच पर अक्सर कहती हूँ कि श्रृंगार करूँ कहूँ या विरह भाव में, कविता का ही दर्पण हूँ, मैं नेह ग्रंथ की पुस्तक हूँ, रचना को पूर्ण समर्पण हूँ, मैं कविता रचना कलमकार सबका अभिनंदन करती हूँ, बस इसीलिए इस काव्य जगत में कविता को समर्पण हूँ, मैं कविता को ही अर्पण हूँ। जी हाँ, मैं हिंदी भाषा को अपना जीवन समर्पित करना चाहती हूँ और ये साहित्य को अपना जीवन समर्पित करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे जो समय मिल रहा है मैं रात दिन बहुत मेहनत करती हूँ। मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आप कितना पढ़ती हो अभी भी, क्योंकि मेरे अंदर अलका जी, मुझे कहीं ना कहीं ये रह गया कि मेरी पढ़ाई अधूरी हो गई। मेरी जब शादी हो रही थी तो मैं एमए हिंदी में फर्स्ट ईयर कर रही थी और एलएलबी फर्स्ट ईयर कर रही थी, मैंने दोनों ही पास कर लिए थे। तो मेरी शादी हो गई और फिर मैं शादी के बाद मद्रास चली गई, वहाँ पे फिर बच्चा मेरे पेट में आ गया, तो उसके बाद मेरी पढ़ाई बाधित हो गई। तो मेरे मन में एक उद्गार रह गया कि मेरी पढ़ाई अधूरी होगी। उसके बाद मैंने अभी 4-5 साल पहले ही एमए कंप्लीट किया अपने हिंदी से और मुझे अभी पीएचडी करना है हिंदी पर।
ये मेरी एक अपनी इच्छा की, जीवन की इच्छा है कि मैं कुछ करूं समाज के लिए। क्योंकि मेरे पिताजी का ये था, मैं अपने घर पे इकलौती बहन हूँ, 6 भाई मेरे हैं और मेरे दोनों भाई घोड़ाखाल सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो हमारा पूरा परिवार ही बहुत पढ़ा लिखा रहा और मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो परिस्थितियाँ विपरीत हो गई, माताजी का स्वर्गवास हो गया और मैं अपना जीवन मैंने फिर बड़े संघर्षों से मैंने अपना जीवन यापन किया। जब मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद मेरी जब विवाह हुआ तो मेरे पति का मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मेरे ससुराल का सपोर्ट मिला, जिसके कारण मैं लिख पाई। और मेरे पति ने मुझे हमेशा कहा कि आप अपनी एक पहचान बनाओ, आपको दिलीप नाम से नहीं कविता नाम से लोग पहचाने। तो मैं उसी कोशिश पे रही कि मुझे अपने नाम की पहचान के साथ साथ मुझे समाज को कुछ देना है, एक आने वाली पीढ़ी को कुछ देना है। क्योंकि हिंदी भाषा कहीं न कहीं लुप्त हो रही है। हमारा हिंदी भाषीय देश है, भारत देश है, लेकिन अंग्रेजी और अन्य भाषाओं पर यहाँ पर ज़्यादा चलन है। तो मैं चाहती हूँ कि और भाषाओं का भी उतना ही महत्व है, लेकिन हिंदी भाषा हमारी हमेशा ही चलती रहे। तो वो उसके लिए ऐसा है कि जो भी आजकल की जो महिलाएं आ रही हैं, जो घर अपना संभाल के कविताएं लिख रही हैं, हमारे मंचों पर आती हैं, सीखती हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं उनका पूर्ण सहयोग देती हूँ और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपनी माताजी के नाम पर जीवंती देवभूमि साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था का उद्घाटन किया है, उसका शुभारंभ किया है। अभी कुछ ही टाइम हुआ है, 5-6 महीने हुए हैं, लेकिन मैंने लगातार उसमें काम कर रही हूँ। साहित्यिक सेवा दे रही हूँ, सामाजिक सेवा दे रही हूँ। अनाथालय पर और महिला आश्रमों में जाकर हमने खाद्य सामग्री वितरित की है, बुक्स किताबें उनको वितरित की हैं और बहुत सारे हमने वस्त्र वितरित किए हैं। और भी मेरे अभी हमारी जो सामाजिक मेरी ये संस्था है, ये समाज की संस्था है। मैं समाज की इसमें सेवा करना चाहती हूँ और नवोदित जो भी कवि और जो कवित्रियाँ हैं, जो बाल कवि हैं, मैं उनको मंच देना चाहती हूँ। तो मेरी लगातार ये कोशिश है, मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ और अच्छा दे सकूँ। जो नए आने वाले कवि हैं उनके लिए एक बेहतर मंच आपने उपलब्ध कराया, ये एक बहुत ही अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है। आपने बताया आपने अपनी पढ़ाई भी अब पूरी करी। वैसे होता ही है अपने शौक पूरा करने का, अपनी इच्छाएं पूरी करने का तो कोई समय नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती, लेकिन पढ़ाई की साथ में संस्था भी खोली है, लिखती भी हैं, तो कैसे लिखने के लिए आप समय निकालती हैं? परिवार भी है सब। जी, और मैं सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी मेरी कार्यशील रहती हूँ और समाज में भी मेरा पूरा तत्परता रहता है कि मैं सभी को अपना कुछ न कुछ अंश दे सकूँ। तो ये हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा कहते हैं कि जिसके पास समय नहीं है वही कुछ कर सकता है, जिसके पास समय है वो कुछ नहीं कर सकता। बहुत कम समय होता है मेरे पास, मुझे अपना घर भी देखना होता है, क्योंकि मेरे पति यहाँ पर नहीं रहते मेरे पास पे, 6 महीने के लिए बाहर जाते हैं फिर आते हैं। तो मुझे पूरा अपना घर, अपना परिवार, अपना समाज सभी कुछ देखना पड़ता है। और लेखन के साथ साथ मैं जैसे छंद गुरु हूँ, उस पर भी मुझे ध्यान देना होता है और अपने छंदों पर, अपनी मेरी जो किताबें आ रही हैं उनमें किताबों का बहुत बड़ा एक काम होता है जी। तो इस पे भी मेरा पूरा समर्पण होता है कि मैं बहुत अच्छा समाज को दे सकूं। तो बस समय निकालना पड़ता है, समय तो मिलता नहीं लेकिन निकालना पड़ता है, क्योंकि जब इच्छाएं अंदर से हैं कुछ कर गुजरने की तो ज़रूर समय निकल जाता है। तो कुछ शेर भी मैं लिखती हूँ, कुछ गज़लें भी लिखती हूँ। कहती हूँ कि इश्क से इश्क की इनायत फिर नहीं जाती, इश्क से इश्क की इनायत फिर नहीं जाती, वफ़ाओं के झरोकों से शराफत फिर नहीं जाती। बहारें झूम कर जब नेह बंधन हित मचल जाए, तो जिसकी की इबादत वह इबादत फिर नहीं जाती, वह इबादत फिर नहीं जाती। तो ऐसे ही चलती है मेरी दिनचर्या, कुछ लिखने, कुछ गुनगुनाने के लिए और कुछ सोचने के लिए। जी, लिखती तो आप बचपन से ही आ रही हैं और अब मंच भी आप करती हैं, सब है, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा फेज आया लाइफ में जिस समय आपको लगा कि मुझे अब नहीं लिखना चाहिए, मैं नहीं लिखूंगी? ऐसा तो कभी आया नहीं और आएगा भी नहीं, क्योंकि मुझे जब मैं जिस दिन नहीं लिखती हूँ या नहीं पढ़ती हूँ तो मुझे बेचैनी होती है कि मेरा आज का दिन खराब हो गया है,
मेरे अंदर ये रहता है कि मैं अपना सदुपयोग करूं, समय का सदुपयोग करूं। मैं कह नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ और बहुत ज़्यादा ही लिखती हूँ, क्योंकि हमारी गुरु जी ने हमें बताया है कि रोज़ आप सृजन करेंगे तो कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। रोज़ आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। वो मुझे हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। तो मैं लिखना मेरा रहता है और अक्सर मैं विरह में रहती हूँ, तो विरह के गीत भी मैं अक्सर लिखती हूँ। तो कुछ सुना दीजिए। जी ज़रूर। एक छोटी सी भूमिका है इस गीत की। लोग कहते हैं मैं गाती हूँ, लोग कहते हैं मैं गाती हूँ, मैं तो उनकी यादों को गुनगुनाती हूँ। विरह बेला को महसूस कर सांसों की सरगम सुनाती हूँ। सृष्टि में लिप्त होकर मैंने कविता को प्रेम श्रृंगार में है पाया। अपने मन के उद्गारों को अक्सर गाकर स्वर और छंदों में सजाती हूँ, स्वर और छंदों में सजाती हूँ। कहती हूँ मैं नहीं गाती, मेरे स्वर में संगीत उनका गाता है, गाता है। याद उनकी जब आती है, याद उनकी जब आती है, विरह गीत बन जाता है। मैं नहीं गाती, मेरे स्वर में संगीत उनका गाता है, गाता है। क्योंकि ये जो मैंने गीत बनाया है, मेरे पति हर विषय में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। गायन हो, संगीत हो, वो इंजीनियर हैं और टेक्निकल तो उन्हें है ही। तो मुझे लगता है उन्हीं से मैं वो बहुत प्रेरणा लेती हूँ कि एक इंसान इतना सब कुछ कैसे सीख सकता है, कैसे आ सकता है। उनके सामने मैं अपने को बहुत सूक्ष्म समझती हूँ, लेकिन प्रयास करती हूँ कि मैं उन जैसा बनूँ। तो मेरा ये हमेशा प्रयास रहता है कि मैं बहुत अच्छा लिखूं, बहुत अच्छा गा पाऊँ, बहुत अच्छी प्रस्तुति दूं, जिससे कि एक लोगों को कुछ अच्छा संदेश मिले। आपने अभी गीतों की बात की, तो लेखन से और गीतों की तरफ कैसे रुझान आ गया? जी, इसकी तरफ ऐसे रुझान आया कि मेरी बेटियां हैं, तो मेरी बेटियों को मुझे ऐसा लगता था कि वो उनको मैं एक अच्छा संगीतकार बनाऊं। तो मैं अपनी बेटियों को संगीत सिखाने के लिए लेके जाती थी। इंदु संगीत शिक्षण केंद्र है और वहाँ पे हमारी अपर्णा मैम है, तो उनसे मेरी बेटियों ने संगीत की शिक्षा ली। वहीं पर मैंने भी संगीत की शिक्षा लेनी चाहिए। उनके साथ बच्चों के साथ बैठ के जितना समय मिलता था, थोड़ा बहुत मैं भी गुनगुनाती थी। तो वहीं से मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा बहुत गा सकती हूँ और मुझे गाना चाहिए। तब आपने कविताओं, जी, मैं अपनी कविताओं पर ही परिमार्जित किया और इनको एक गीत के रूप में प्रस्तुत करने का सोचा। तो आप अब अध्यात्म पर भी लिखती हैं, देशभक्ति पर भी लिखती हैं, तो थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए। जी 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 जरूर। मैं अध्यात्म में भी बहुत लिखती हूँ। एक राम जी के श्री चरणों में अपनी पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। शुभ प्रभाव श्री राम का, रघुकुल मणि सुख धाम का, मर्यादा की आरती, मानसी मन को तारती, मानसी मन को तारती। मातु पितु गुरु के चरण, प्रभु राम करते वरन, कर रघुनायक साधना, सुन लेंगे प्रभु प्रार्थना, सुन लेंगे प्रभु प्रार्थना। विप्रधेनु सुर संत के, हेतु संत भगवंत के, प्रगटे राम स्नेह वस, साधु संत देते सुयश, साधु संत देते सुयश। कलयुग के कलिमल हरन, शुभ प्रभाव राघव चरण, जीवन विमलित कीजिए, राम चरण रस पीजिए, राम चरण रस पीजिए, राम चरण रस पीजिए। बहुत आभार। आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर आप लिख रही हैं, तमाम तरह की शैली भी आप यूज़ करती हैं। आपको कौन सा जो शैली है, या हम कहें कि कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जिस पर आप लिखना पसंद करती हैं?
जी, मैं श्रृंगार पे लिखती हूँ। वैसे मैं सभी जो भी शब्द हैं, जो भी विषय हैं, उन पे लिखना चाहती हूँ और लिखती हूँ। और अपने देश पे मैंने बहुत कुछ लिखा है, समाज पे लिखा है, आध्यात्म में लिख रही हूँ। गीतों को मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, गीत गाना, गीत लिखना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। छंदों पे ही अब मेरे गीत होते हैं, छंद पे ही मैं अपने गीतों को परिमार्जित कर रही हूँ। जैसे दोहा है, घनाक्षरी है और गीत हैं। गीत के बहुत सारे प्रकार हैं, तो उसमें मेरा प्रयास रहता है। तो मैं जैसे अभी 15 अगस्त भी आने वाला है, तो देश पे मैं 4 पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ। भारत माँ के भाले पर विजय पताका में लहराऊंगी, आँच न आने दूंगी वतन पर, मैं रण चंडी बन जाऊंगी। भारत माँ के धूल को अपने माथे पर लगाकर, देश का आलोक प्रबल बन वीरांगना में कहलाऊंगी, वीरांगना में कहलाऊंगी। तो ये अपने देश के लिए उद्गार अक्सर आ जाते हैं। और अपने देश के शहीदों को मैं नमन करती हूँ, अपने देश के सिपाहियों को नमन करती हूँ जो सीमाओं पर तैनात हैं और हम लोग अपने घर पर महफूज हैं। उन्हीं के सम्मान पे मेरे ये शब्द और ये श्रृंखला बन जाती है। तो इसमें एक गज़ल में आप लोगों को 4 और सुनाऊंगी, इनके शेर सुनाऊंगी। मर मिटेंगे हम वतन पर गुल खिलाने के लिए, सांस भी गिरवी रखेंगे ध्वज उठाने के लिए। वीर की ललकार में है हिंद की ही शौकियाँ, जान भी कुर्बान है इज्जत बचाने के लिए। जो बगावत में उठेंगी आँख भारत भाले पर, वह बचेगा तन नहीं फिर मुस्कुराने के लिए। तोड़ देंगे शत्रु की हम हड्डियां भी युद्ध में, बच नहीं सकता यहाँ वो मुस्कुराने के लिए। तो ये मन के जो जोश हैं, क्योंकि हम सीमा पे तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम कलम से बहुत कुछ लिख सकते हैं और एक प्रेरणा दे सकते हैं और उन शहीदों को, उन सिपाहियों को, उन भाइयों को समर्पित कर सकते हैं। कविताएं जो आप गाती हैं और उसके लिए आप कवि सम्मेलन भी कई बार खुद भी आयोजित करती हैं और जो अन्य जगह होते हैं आप जाती भी हैं उसमें। आप लंबे समय से कवि सम्मेलनों में जा रही हैं, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि कितना चेंज आया है पहले जो कवि सम्मेलन होते थे या आजकल की जो कविताएं हैं, वो जो माहौल है उसमें कितना चेंज आप देखती हैं? जी, पहले कविताएं किताब तक ही सीमित रह गई थी और उनको मंच नहीं मिल पाता था और बहुत सारी लेखन छुप गया था। जैसे कि कुछ महिलाएं लिखती थी या कुछ लिखते थे तो वो किताबों तक ही, डायरियों तक ही सीमित रह गए थे। लेकिन जब से ये मंचों का चलन हुआ है तो काफ़ी परिमार्जित हुए हैं। बहुत लोगों की एक जो इच्छा थी, जो एक उद्गार थे, वो लोगों तक पहुँचे हैं। अच्छे संदेश लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं साहित्य पर। मैं भी बहुत कवि सम्मेलन को करवाती हूँ। अभी भी मैंने बाहर उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी लोगों को बुलाया था। बहुत अच्छे कवि कवित्रियाँ यहाँ पर आई थी, देहरादून में आई थी। देहरादून के में भी मैंने बहुत सारे कवि सम्मेलन हर महीने ही लगभग होते हैं हमारे, और मैं बहुत सारे मंचों से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ पर भी किसी मंच पर मैं हृदयांगन, एक हमारी बहुत अच्छी संस्था है, वहाँ पर मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हूँ और राष्ट्रीय कवि संगम में गढ़वाल महामंत्री के रूप में हूँ। और अपनी संस्था की मैं संस्थापिका तो हूँ ही, और लेकिन मैं अपने आप को एक कार्यशील बनाना चाहती हूँ, एक कार्यकर्ता बनाना चाहती हूँ। इसी का प्रयास रहता है हम लोगों का। और नवोदित के लिए हम एक स्थान देना चाहते हैं। अभी हम आश्रम में गए थे, वहाँ पर हमने बच्चों को मंच दिया और बच्चों ने बहुत अच्छा वहाँ पर प्रदर्शन किया। बहुत अच्छी उनके मन के उद्गार थे, उनके अच्छे संदेश थे, उनका शैली बहुत अच्छी थी, उनके बोलने का जो एक लहजा होता है वो बहुत अच्छा संस्कारिक था। तो यही हमारा प्रयास है और बस यही श्रृंगार लिखती हूँ और कहानियाँ लिखती हूँ, कविताएं, कहानियाँ भी मैं लिखती हूँ। मैंने संस्मरण में लिखे हैं, मेरी अभी उस पर भी काम चल रहा है, वो भी मेरे जल्दी ही आने वाली है।
तो श्रृंगार में अगर कुछ सुनना चाहेंगी तो एक छोटा सा मैं सुनाना चाहूँगी। इश्क में इश्क की भावना गई, हिचकियों में सजन की सदा गई। इश्क में इश्क की भावना गई, ढूंढती ही रही रोज चित्ते चोरी को, साधना में उसी के वफा गई। इश्क में इश्क की भावना गई। आपकी किताबों की बात करें तो आपका साझा संकलन आई थी एक किताब, छंदबद्ध भारत का संविधान। जी, पहली बार ऐसा है कि जो भारत का संविधान है उसे छंदबद्ध किया गया है और लिखा गया है। इसमें आपके भी इसमें जी है राइटिंग, तो आप कुछ इसके बारे में बताइए कि तो ये खास क्यों है, मतलब किताब ये इसलिए खास है कि जो इसके अनुच्छेद हैं ये पहली बार छंदबद्ध हुए हैं जी। इसमें दोहा, रोला और बहुत सारी छंद ऐसे लिखे गए हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होंगे पढ़ने वाले को। जो कोई भी, हम लोग लॉ कर रहे हैं या कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर हम उसको कविता के रूप में पढ़ेंगे तो वो जल्दी ही याद हो जाएगा। और इसके जो प्रमुख संपादक हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं डॉक्टर ओमकार साहू मिर्दुल जी, उनका ये प्रयास रहा है कि इसे पाठ्यक्रम में लाया जाए और ये जल्दी ही ये होने वाला है। इसको गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड भी मिल चुका है अभी तक। तो इसमें मैंने 323 अनुच्छेद पर मेरे भी इसमें छंदबद्ध हैं, दोहा हम लोगों ने इसमें लिखा हुआ है। और ऐसी ही अभी एक किताब आने वाली है, भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय न्याय सुरक्षा। तो ये भी ऐसी ही छंदबद्ध किताबें होंगी, इसमें मेरा भी संपादन रहेगा। तो ये भी जल्दी ही आप लोगों के समक्ष आएगी। आपकी एक और किताब है जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, पहली महिला। जी, तो ये भी आपका साझा संकलन है, इसमें आपके लेख हैं, तो कुछ थोड़ा बताइए इसके बारे में। इसमें भी महिलाओं के जो एक उच्च कोटि में महिलाएं आसीन हुई हैं उनके लिए ही हम लोगों ने इसमें लिखा हुआ है। ये भी बहुत अच्छी एक उपयोगी किताब है और एक महिला सशक्तिकरण का भी इसमें एक प्रमाण मिलता है जो कि महिलाओं का आत्मबल बढ़ाता है, उनका मनोबल बढ़ाता लिखा है। है इसमें आपने जो, तो थोड़ा सुना दीजिए। जी, महिलाओं के बारे में इसमें मैंने लिखा है और विजय लक्ष्मी पंडित जी के बारे में लिखा है जो कि पहली भारतीय महिला संयुक्त राष्ट्र राजदूत रही हैं, विजय लक्ष्मी पंडित जी। तो उन्हीं के बारे में मैंने लिखा है कि भारत का प्रतिनिधित्व करके पंडित विजय लक्ष्मी शौर्य दिखलाती है, बहती सरस नदी जैसी निरंतर देश विदेश में परचम लहराती है। नारी एक अनेक रूप लिए अंबर जैसा सितारा चांद तारा है, हर क्षेत्र में प्रभुत्व जमा कर चारों दिशा में रिश्ते बखूबी निभाती है। तो ये नारियों का ही संकलन है और नारियों के लिए ही समर्पित है। और मैं नारियों पे ही मेरी भी बहुत लेखनी चली है। मैंने महादेवी वर्मा जो छायावाद युग की कवित्री रही हैं उन्हें बहुत पढ़ा है, उनकी पीड़ा को पढ़ा है, उनके दर्द को पढ़ा है। उन्होंने लिखा है कि नीर भरी दुख की बदली, उनकी एक कविता बहुत मशहूर है। और वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, तो ये भी उनकी एक कविता है। मैं उनसे बहुत प्रेरित रही हूँ। उसके बाद सुभद्रा चौहान जी लिखती हैं कि वो देश के लिए लिखती हैं, देश के हुंकार में वो अपनी योगदान देती हैं। और अमृता प्रीतम जी हैं, उन्होंने श्रृंगार पे लिखा है, उन्होंने महिलाओं के विरह पे लिखा है, प्रेम पर लिखा है। तो इन जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी कवित्रियां हैं, उन्हें पढ़ना भी एक बहुत अच्छा एक मन का जो आत्मिक संतुष्टि होती है उनको पढ़ के हमें मिलती है। तो और मन्नू भंडारी जी हैं और कृष्णा सुबोधी जी हैं, तो उनके जो मन के उद्गार हैं उनसे लेखन में बहुत प्रेरणा मिली है। उनको पढ़ना, उनको समझना, उनके पदचिन्हों पर चलना, यही मेरा ध्येय रहा है। प्रेमचंद्र जी को भी मैंने बहुत पढ़ा है,
उन्होंने मध्यम वर्ग को बहुत चुना है, एक मजदूर वर्ग को चुना है। अमूमन देखा भी जाता है कि जो पुराने राइटर थे या जो अभी भी बहुत सारे जो वरिष्ठ हैं, साहित्यकार हैं, जो लेखक हैं, तो वो किसी एक सब्जेक्ट को चुनकर लिखते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, अगर हमें इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है तो हम उनका पढ़ें। आपने तो तमाम सब्जेक्ट्स को लिया है अपने लेखन में, तो आपको नहीं कभी दिक्कत होती है? कभी आप प्रेम के बारे में लिखती हैं, कभी विरह के बारे में, देशभक्ति पर भी लिखती हैं आप, तो कुछ दिक्कतें नहीं लगती हैं आपको कि कैसे इनमें समन्वय किया जाए? जी, बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें दिक्कत नहीं, इसमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। अच्छा। हाँ, ये मुझे एक चुनौती के रूप में मैं लेती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, कि मैं हर विषय को छू सकती हूँ और हर विषय में बोल सकती हूँ, हर विषय में लिख सकती हूँ। ये मेरी शुरुआत से ही मेरी चुनौती रही है। मैंने मतलब मुझे जो चीज़ नहीं भी आती है, मैं उसमें भी उसको भी पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। तो मेरा ये, और मुझे जैसे सामाजिक विषय है, समाज शास्त्र में मेरी बहुत रुचि रही है, अर्थशास्त्र में मेरी बहुत रुचि रही है, क्योंकि मैं साइंस से मैंने 12th किया था। उसके बाद जब परिस्थितियाँ ऐसी आ गई थी कि मैं विपरीत परिस्थितियाँ हो गई थी, मेरी माँ का देहावसान हो गया था, और मैं फिर पढ़ाई में मेरे ऐसा रहा कि मुझे आर्ट्स साइड के जो सब्जेक्ट थे वो चुनने पड़े, और मैंने फिर हिंदी को चुना, अर्थशास्त्र को चुना, समाजशास्त्र को चुना। तो मुझे ये लगता था इन्हें पढ़ के कि मैंने ये पहले क्यों साइंस क्यों ली, मैंने ये सारे सब्जेक्ट क्यों नहीं लिए, शायद ये लेती तो और कुछ अच्छा कर सकती। लेकिन सभी सब्जेक्ट तो सभी अच्छे होते हैं, सभी विषय अच्छे होते हैं। तो ये मेरी शुरू से ही मेरी चुनौती रही है, और आगे भी मेरा यही प्रयास है कि मैं हर कोई भी विषय मुझसे अछूता ना रहे, और मैं हर विषय में कुछ ना कुछ लिखूं, समझूं। और मैं अभी भी अपने गुरुओं के, जो मेरे महालय के गुरु हैं, उनके शरण में जाती हूँ। उनसे जब जहाँ पर मुझे कुछ रुकावट आती है उनसे पूछती हूँ। मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ। क्योंकि हम सिखा तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ये साहित्य एक महासागर है, जितना अंदर डूबेंगे उसमें और ज़्यादा गहराई है, और ज़्यादा इसमें विषय है जो कि इस जन्म में तो संभव नहीं है। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मैं हिंदी भाषा के लिए समर्पित हूँ, अपने हिंदुस्तान के लिए समर्पित हूँ, अपनी नारी शक्ति के लिए समर्पित हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए समर्पित हूँ। कविताएं आप लिखती आ रही हैं, उत्तराखंड से हैं, प्रकृति यहाँ पर कहर बरपाती है, कई बार अभी भी आपदा आई हुई है। आपने इस विषय को भी चुना है कहीं ना कहीं, तो इसके लिए भी अगर आपने कुछ लिखा है तो हमें 2 लाइन थोड़ा सुना दीजिए। जी हाँ, पहले तो मैं देवभूमि से आती हूँ, जहाँ पर देवताओं का वास है, जहाँ पर प्रकृति है, गंगा है, सृष्टि है, और इतनी खूबसूरत है कि मैं पहले देवभूमि को नमन करती हूँ। अपने शब्दों में कहती हूँ कि हिमालय के भाले पर चांदी सी दीवार, देख प्रफुल्लित तन हुआ ने हृदय सुकुमार, ने हृदय सुकुमार बजी मन में शहनाई, नमन करो सब देव खिले हर पल तरुणाई, बहे नेह की धार, आहा बहे भक्ति की धार, जहाँ शिव शिव का आलय, तपस्थली का गे वही है या हिमालय हो, तपस्थली का गे वही है या हिमालय। और गंगा भी हमारे समीप ही बहती है, तो गंगा जी के लिए भी 2 शब्द कहती हूँ कि पावन गौमुख का अमी बहे सतत हरिद्वार, सुरेसरी भी शुचि नाम है कहते गंगाधार, कहते गंगाधार सभी साधु सन्यासी, देगी सबको मोक्ष सृष्टि जब तक है पाप्यासी, बहे नेह की धार, आहा बहे नेह की धार, नमन है अभयंकर, मिला सदा आशीष बसे उर्षि शिव शंकर। तो अभी ये हमारी पावन धरती है, लेकिन पहाड़ है तो कुछ आपदाएं भी यहाँ पे आ जाती हैं। अभी जो धराली में, उत्तरकाशी में ये आपदा आई है, तो उस पर भी मेरी कलम चली है और बहुत पीड़ा हुई है। और मैं सभी उन जो पीड़ित लोग हैं उन्हें अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ और अपने शब्दों में उनको कहती हूँ कि
बादल गरजा टूटा पर्वत, सहमी सहमी घाटी है, रूठी नदियां रोती जाएं, टूटी जीवन थाती है। मोनाल मौन नीरव वन है, कांपे नीड़ धरा का मन, सारे स्वर अब शांत पड़े हैं, बुझे हृदय की बाती है, बुझे हृदय की बाती है। शिखरों पर पीड़ा पसरी, क्या हुआ है कि शिखरों पर पीड़ा पसरी, घाटी में गर्दन चीर गया, पथ से बिछड़ी नदियां बोली, धरती का धीर गया। सपने बिखरे मोती जैसे, सपने बिखरे मोती जैसे, आंसू पीते ग्राम नगर, शब्दों में जो दुख समेटा, यह भी साथ अधीर गया, यह भी साथ अधीर गया। शब्द नहीं बस दृष्टि बही है, शब्द नहीं बस दृष्टि बही है, आंखों में जलधार है, गिरते गिरी शिखरों से टूटी, प्रकृति स्वयं लाचार है। नभ से टूटा मेघ कहर बन, बहता रक्त समान यहाँ, सूनी धरती चीख रही है, मानव रचा प्रहार है, मानव रचा प्रहार है। जब नभ धारा खुलती है, सब सीमाएं चीर चली, पग पग विन्यास गाथा, त्राही त्राही की भीड़ चली, प्रकृति यही पुकार रही, थामो माँ का आंचल अब, देखो धरती फूट फूट कर रोती, नैनों से अब नीर चली, नहरों से अब नीर चली। तो हमारी ये कहीं ना कहीं हमारे जो आपदाएं आ रही है, त्रासदी हो रही है, इसमें एक जो मनुष्य है आज का जो आधुनिक युग की तरफ बढ़ रहा है, उनका भी हस्तक्षेप है, उनका प्रहार है, उसी के कारण ये धरती आज इस पीड़ा को सह रही है। साहित्य के लिए आप समर्पित हैं, लेकिन ऐसी कोई एक चीज़ जो आपको लगता है कि आपको ये तो करना ही है, उसके बिना आपको लेखन से संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो क्या आप ऐसा है कि अब आगे करना चाहेंगी? मैं जो मेरी संस्था है जीवंती देवभूमि साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था, इसमें मैं नारियों के लिए ही कुछ करना चाहती हूँ, बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, एक उन्हें मंच देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे मन में जो पहले एक पीड़ा थी, जो उद्गार थे, वो कहीं रह गए थे, ऐसे अछूते किसी के नहीं रहे, वो मैं आज आपके अमर उजाला के माध्यम से भी लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप मेरा पता ले सकते हैं, मेरे संस्था के बारे में पता कर सकते हैं और मेरे पास आ सकते हैं। मैं उनको पूरा सहयोग दूंगी। जो भी क्षेत्र में, अगर समाज सुधार के क्षेत्र में भी है तो मैं उसमें भी कार्य करना चाहती हूँ। समाज सुधार के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अनाथालय है और शिक्षा के लिए मेरा जीवन अपना समर्पित करना चाहती हूँ। और प्रेम पर तो मैं लिखती हूँ, तो एक प्रेम पर एक छोटा सा गीत सुनाती हूँ। तुम प्रेम के सागर पिया, मैं उर्वशी मधुमास हूँ, भद्रा बने तुम व्योम के, भागीरथी में खास हूँ। तुम शिव जटा की धारी हो, मैं मृदुली रस की सारी हूँ, सुरभित सजा अभिनीत हो, मैं प्रेरणा का गीत हूँ, मैं प्रेरणा का गीत हूँ। जी हाँ, मैं प्रेरणा का गीत हूँ, यही मेरे उद्गार है। जो नए जो लेखक हैं उनको जरूर प्रेरणा मिलेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। तो ये थी हमारे साथ कविता बिष्ट नेह जी। अगली कड़ी में आपसे एक नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।